आप सब लोग देखिए, आज का जो वीडियो है ये उन इन्वेस्टरों के लिए है जो कम रिस्क के साथ अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने जाएंगे मिड कैप उन फंड्स की जो पिछले 10 सालों में 20% का जो CAGR है वो डिलीवर कर चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में देखिए 3 तरह के फंड होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्मॉल कैप के ऊपर कि कैसे हाईली रिस्की होते हैं और हाईली ग्रोथ जो आपके लॉन्ग टर्म में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज बात करेंगे मिड कैप फंड की, जो स्मॉल कैप से कम रिस्की होते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको लार्ज कैप से जो है ज़्यादा रिटर्न बना के देते हैं। इनका स्मॉल कैप का जो मिड कैप का रिटर्न है वो लगभग सेम रहता है, 2-3% का उसमें फ़र्क रहता है। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और लास्ट में बात करेंगे कि आपको कौन से टॉप 3 बेस्ट मिड कैप फंड में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, मिड कैप कौन से फंड होते हैं। तो शेयर मार्केट में जैसे आपको पता है कि 6,000 से लेके 7,000 कंपनियां कुछ लिस्टेड हैं। तो इनके बीच में जो सेबी की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक टॉप की जो 50 कंपनीज हैं वो निफ्टी के अंदर आती हैं। यानी कि टॉप जो लार्जेस्ट कंपनियां हैं इंडिया की मार्केट कैपिटल के हिसाब से, यानी कि जो कंपनियों की नेट वैल्यू ज़्यादा बड़ी है वो टॉप के 50 में आती है। उसके बाद आती है नेक्स्ट जो 50 कंपनियां बच जाती हैं उनको बोलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। यानी कि टॉप की जो 100 कंपनीज हैं ये लार्ज कैप की कैटेगरी में जो है आती हैं। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं मिड कैप। तो मिड कैप कंपनियां वो होती हैं जो 101 नंबर से लेके सीधा आपका 250 तक जो होती हैं, यानी कि टोटल 150 कंपनीज जो होती हैं वो मिड कैप में आती हैं, जिसका इंडेक्स है निफ्टी निफ्टी मिड कैप 150। ठीक है, तो ये उसका इंडेक्स होता है। तो आगे बात करेंगे कि क्यों हमें इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों हमें मिड कैप जो है म्यूचुअल फंड बाय करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले होता क्या है, ये म्यूचुअल फंड उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा होता है और उनमें लार्ज कैप बनने का जो है पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। तो जैसे आपने मेरा पोर्टफोलियो भी देखा है। ठीक है, तो अभी मिड कैप में जो मेरा एलोकेशन है वो ज़्यादा नहीं था, तो इस वजह से मैंने पर्टिकुलरली मिड कैप फंड जो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया है। ठीक है, मैं अपने पोर्टफोलियो में जो मिड कैप का एलोकेशन है वो 30% रखना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैं अभी स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम करके स्मॉल कैप को 50 कर दूंगा और बाकी का 20% जो है वो लार्ज कैप में करना चाहता हूँ। तो देखिए, ये मैनेज करना काफ़ी मुश्किल डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, ठीक है, तो सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक वो म्यूचुअल फंड 65% ही अपनी कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर आपने स्मॉल कैप लिया तो 65% ही स्मॉल कैप में करेगा, मिड कैप लिया तो 65 भी मिड कैप में करेगा। तो होता क्या है, जैसे मेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ज़्यादा है तो ये अपना जो बाकी बचा हुआ पैसा है, ठीक है, तो अगर तो ये खुद इसको स्मॉल कैप में कर देते हैं तो मेरा स्मॉल कैप का जो एलोकेशन है वो ज़्यादा दिखाएगा। लेकिन अगर वही बचा हुआ पैसा अगर ये लार्ज और मिड कैप में दिखाते हैं तो वो मिड कैप और लार्ज कैप जो है ऑटोमेटिकली ज़्यादा दिखाएगा। आज से 6 महीने पहले अगर आप कोई भी वीडियो मेरी यूट्यूब पे देखेंगे तो मेरा मिड कैप में 50% एलोकेशन था, मैंने कोई फंड अपना चेंज नहीं किया। तो ये फंड मैनेजर के ऊपर होता है, उसको पता चलता है फ्यूचर में कि कौन सी कंपनियां जो है अंडर वैल्यूड चल रही हैं, तो वो उनको पर्टिकुलरली पिक करके वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आगे कि मिड कैप जो फंड होते हैं उनको आपके पोर्टफोलियो में रखने का क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बेनिफिट जो आता है ये आपको लार्ज कैप के मुताबिक जो है ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनकी ग्रोथ जो लंबे टाइम में होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अभी आने वाले वीडियो में आपको इसके ऊपर इंटरेस्टिंग डाटा भी दिखाऊंगा, फैक्ट एंड फिगर के ऊपर जो है बात करेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, रिस्क जो होता है वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में स्मॉल कैप के कंपैरिजन में लेस होता है। ठीक है, तो ये लार्ज और जो स्मॉल कैप के बीच में एक स्वीट स्पॉट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो किन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है, देखिए मिड कैप में जो इन्वेस्ट करना चाहिए वो ऑल टाइप के इन्वेस्टर को करना चाहिए। इस लेकिन कितना परसेंट एलोकेशन रखना चाहिए, देखिए जिसका शॉर्ट टर्म का विजन है यानी कि 7 से 10 साल का, तो उसको ये 15% से लेके 20% मिड कैप जो है अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ज़्यादातर अमाउंट जो है लार्ज कैप में होना चाहिए। लेकिन जिसका 10 साल या 15 साल के बीच का जिसका विजन है, ठीक है, उसको 30% अपने जो है पोर्टफोलियो में एलोकेशन वो मिड कैप को देना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ मिलेगी और कम टाइम में आपको जो है आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस मिलेगा। जैसे ही मार्केट में डाउन आता है या फिर मार्केट किसी वजह से क्रैश हो जाती है तो ये आपके पोर्टफोलियो को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको एक डाटा शो करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पिछले 10 सालों का रिटर्न आपको दिखाता हूँ। ठीक है, निफ्टी 50 का और निफ्टी मिड कैप 150 का। तो देखिए सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा पिछले 10 सालों में जो रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने वो दिया है 13.5, यानी कि इसके लगभग ये दिखाता है 14.2, यानी कि इसके बीच में रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में जो है निफ्टी की जो लार्जेस्ट कंपनी है उन्होंने। ठीक है, तो
पिछले 15 सालों का अगर कंपेयर करता हूँ तो 15 साल में उन्होंने दिया है 12 से 13% का। तो यही 12 से 13% का जो रिटर्न है वो हम मान के चलते हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो भी वो जो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो वो जो एक्सपेंस रेशियो है किसी भी म्यूचुअल फंड का, वो डेली कटने के बाद उसकी एनआईवी दिखाती है। तो अगर एनआईवी को कंपेयर करेंगे तो वही 12% का दिखाएगा, अगर इंडेक्स को किसी को कंपेयर करेंगे तो वो आपको 13 से 14% का दिखाएगा, ठीक है। लेकिन मिड कैप का जो रिटर्न है वो आप देख लीजिए, पिछले 10 सालों में तो 21 से 22% है, ठीक है, और पिछले 15 सालों में 17 से 18% है। यानी कि लास्ट के जो 10 साल रहे हैं वो गोल्डन पीरियड आप बोल सकते हैं, कि इवन कि आपको जो बेस्ट मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े, जैसे वॉरेन बफे हो गया, उनका भी जो CAGR है, ठीक है, वो 20% का है। तो जब आपको 20% का CAGR अपना इंडियन इक्विटी में मिड कैप फंड दे रहे हैं, तो और आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो ग्रोथ का बहुत ही अच्छा फेस चल रहा है इंडियन इक्विटी के अंदर। और देखिए 10 सालों में काफ़ी बड़ा जो है विजन है, तो अगले 10 सालों के लिए ये सेम रिटर्न जो है आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल सकता है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स की। देखिए, अगर आपने 1 लाख रुपया जो है मिड कैप में लगाया होता, ठीक है, तो इसको अब कंपैरिजन करेंगे, अगर आप निफ्टी 50 में लगाते पिछले 10 सालों में, तो वो बन जाता 3,70,000 रुपये आपका, ठीक है। तो अगर आप 15 साल में लगाते तो वो बन जाता 5,80,000 रुपया। लेकिन अब यही पैसा अगर लगाते मिड कैप 150 में, तो देखिए सबसे पहले तो यहीं पे डबल हो रहा है, 3 लाख का यहाँ पे बन रहा है 6,70,000 रुपया, ठीक है। और अगर आप 15 साल के लिए छोड़ देते तो यहाँ भी देखिए डबल हो रहा है, 10 लाख जो है आपका 10.5 लाख रुपया वो बन रहा है। तो यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे डबल फायदा होता है, तो क्यों ना आप इस फंड में भी इन्वेस्ट करने की जो है अपनी इच्छा रखिए। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में जो है आपको पता है कि निफ्टी जो मिड कैप 150 में आपको फायदा होने वाला है, तो क्यों ना 30% जो अपना एलोकेशन है पोर्टफोलियो का वो इसमें रखिए। देखिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लगाऊंगा। अभी मैं म्यूचुअल फंड की जो है ये सीरीज रखी है, तो सबसे पहले आपको सारे म्यूचुअल फंड के ऊपर मैं बताऊंगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आपको ये नहीं है कि नॉर्मली स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप के बारे में बताऊंगा। इसके बाद मोमेंटम फंड भी आएंगे, ठीक है। तो मोमेंटम फंड में इन्वेस्टिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद इंडेक्स फंड देखेंगे हम, कौन से बेस्ट इंडेक्स फंड है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडेक्स फंड में क्या है, इंडेक्स फंड में आपको मैनेजमेंट नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, आपको खाली देखना है ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशो। ट्रैकिंग एरर वो चीज़ होती है कि जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा उतना फंड मैनेजर जो ज़्यादा टाइम लगा रहा है, जैसे कोई पोर्टफोलियो, जैसे कोई स्टॉक है निफ्टी 50 से बाहर जाता है, ठीक है, तो एक्टिव जो फंड मैनेजर होते हैं वो उसको तुरंत ही बाहर कर देते हैं, लेकिन जो ट्रैकिंग एरो जिनका हाईएस्ट होता है वो थोड़ा डिले करते हैं, ठीक है। तो ट्रैकिंग एरो सबसे कम होना चाहिए और एक्सपेंस रेशियो भी कम होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों नंबर आपके कम होंगे तो आप इंडेक्स में लगा सकते हैं। तो चलिए आगे इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब इससे जुड़े जो है रिस्क फैक्टर की, ठीक है। देखिए, शेयर मार्केट जो है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। आपको ये डिस्क्लेमर मैं सबसे पहले देना चाहता हूँ यहाँ पे। कोई भी मार्केट के अंदर जो रिटर्न बनता है, ठीक है, उसके पीछे एक रिस्क होता है, तो वो रिस्क को मैनेज करना आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है यहाँ पे। देखिए, मिड कैप में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, जैसे मार्केट 10% डाउन होती है, यानी कि अगर निफ्टी 50 आपका 10% डाउन होगा, तो जो मिड कैप है वो 15 से 20% डाउन दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, तो आपको लॉन्ग टर्म का विजन रखना है। देखिए, बट इन द लॉन्ग टर्म मिड कैप विन द रेस। तो जो रेस है वो लॉन्ग टर्म में जो है, जैसे मार्केट यहाँ से 10% रिकवर होगी तो आपका मिड कैप जो है 20% तक रिकवर हो जाएगा। यानी कि ये लॉन्ग टर्म में जो है निफ्टी 50 को बीट करना है, तो ये पिछले 10-15 साल से करते आ रहे हैं, तो आगे भी फ्यूचर में ये ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं टॉप 3 बेस्ट फंड की इन टर्म ऑफ रोलिंग रिटर्न। देखिए, जिन फंड का रोलिंग रिटर्न पिछले 10 सालों से सबसे ज़्यादा है, वो रिटर्न जो है मैंने एक यहाँ पे एआई से डाटा लिया है, तो एआई ने मेरे को बताया कि सबसे बढ़िया जो फंड निकल के आया है वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा फंड है, 22 से 24% का रिटर्न अपने इसने जो है इन्वेस्टर को दिया है अर्न करके। उसके बाद आता है निपॉन इंडिया का ग्रोथ फंड, यह भी बहुत पुराना फंड है, काफ़ी अच्छा फंड है। उसके बाद ये एडलविस्ट का मिड कैप फंड और HDFC का मिड कैप फंड, ठीक है। अगर ये पिछले 5 साल का डाटा है, अगर आप 10 साल का कंपेयर करिए तो मोतीलाल ओसवाल इसमें जो है अच्छा कर रहा है। उसके बाद HDFC मिड कैप जो है अच्छा कर रहा है, और निप्पॉन इंडिया का। तो टॉप 3 फंड जो आपके वो यहाँ पे निकल के आते हैं पिछले 10 सालों का डाटा। आप 15 साल का भी कंपेयर कर सकते हैं, तो 15 साल में भी आप कंपेयर करने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट मिड कैप फंड में कैसे इन्वेस्टिंग की जाए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या है कि 15% रखना है अपने पोर्टफोलियो का, तो 15% से बढ़ा के आप धीरे धीरे 30% कर सकते हैं, ठीक है। और SIP के मूड में आप इन्वेस्ट कीजिए। अभी आपको मैं अपना मिड कैप का जो है यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। देखिए, मेरे पास पहले मिड कैप के ज़्यादा फंड नहीं थे, क्योंकि मैं स्मॉल कैप में ज़्यादा कर रहा था। तो एक तो देखिए मल्टी कैप फंड हो गया। तो मल्टी कैप में क्या होता है
कि ये अपने फंड मैनेजर के ऊपर होता है कितना ये मिड कैप में एलोकेशन करता है। तो एक तो ये मिड कैप में मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके बाद प्राक का फ्लेक्सी कैप फंड है, ये भी कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट जो है मिड कैप में रखता है, ठीक है। उसके बाद प्योर जो मिड कैप है वो मेरे पास दो है, एक्सिस का एक मिड कैप है और उसके बाद मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, ठीक है। तो मेन जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो मोतीलाल ओसवाल में है, अभी रिसेंटली इसको बाय किया है। एक्सिस का जो मिड कैप है ये काफ़ी लंबे टाइम से मेरे पास है। अभी क्या है कि मैंने, देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक रूल है, जो भी फंड मैंने खरीदा है उसको मैंने सेल किया नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्टेड है नहीं। तो मैं अभी जो अमाउंट जो है लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है एक्सिस का मिड कैप है ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मैं जो अपना भी अमाउंट जो है ज़्यादातर वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जो है यहाँ पे डाल रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म में भी इसी को कंटिन्यू करूँगा। जो फंड मैंने ले लिया अगर उसको मैं बेचना भी चाहूँ तो बेचूंगा कब, जब एक्सपेंस रेशो जो वगैरह है जैसे एक साल में लगता है, एक साल के बाद उसको बेचने से क्या है, आपको 1% जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी देना नहीं पड़ता, ठीक है। तो फंड मेरे को यहाँ पे 2-3 अभी और रिडीम करने हैं, जैसे ELSS फंड मेरे को रिडीम करना है, तो वो अगले साल मैं करूँगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, बने रहिए इस चैनल के ऊपर, ठीक है। आपको ऐसे ही आगे आगे जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मिलती रहेंगी। और